Welcome back to our GST classes. Second lecture of GST, Introduction of GST. तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जीएसटी इज अ टैक्स लॉ और लॉ क्या होता है, लॉ की जरूरत क्या होती है और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ लॉ, ये चीजें हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। एक बार मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूं आप लोगों को कि हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था। जीएसटी इज अ टैक्स लॉ, हमने समझा था लॉ का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे सुप्रीम बॉडी ऑफ लॉ क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके अंदर एक आर्टिकल होता है, और शेड्यूल होते हैं, 12 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। उसके बाद एक्ट, एक्ट में क्या पढ़ना है हमारे को, सीजीएसटी एक्ट हमें पढ़ना है। रूल्स जो कि गवर्नमेंट बनाती है, नोटिफिकेशन जो कि चेंज के लिए आते हैं, सर्कुलर जो कि क्लैरिफिकेशन के लिए आता है, और ऑर्डर टू डिफिकल्टी इन द लॉ, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कुछ आर्टिकल पढ़े थे हमारे। आर्टिकल 265 जो बात करता है नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट यू मेक अ लॉ। जब तक आपके पास एक्ट नहीं होगा आप कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते। आर्टिकल 245 जो की बात करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन की। सेंटर के पास पावर है पूरे इंडिया के लिए, स्टेट के पास पावर है स्टेट तक की। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 246 जो कि लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 के बारे में बात करता है, जिसके अंदर हमें बताया गया था कि सेंटर के पास कौन से टैक्स लगाने की पावर है, स्टेट के पास कौन से टैक्स लगाने की पावर है, और कौन से टैक्स लगाने की पावर कॉन्करेंट में है। कॉन्करेंट में कोई टैक्स मैटर नहीं थे। उसके बाद जीएसटी के लॉ लाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करनी पड़ी, कुछ नए आर्टिकल इंसर्ट करने पड़े, वो हमने पढ़े थे। आर्टिकल 246A जिसके अंदर जीएसटी की नींव रखी गई थी, पावर टू इम्पोज जीएसटी। इंट्रा की पावर स्टेट और सेंटर को है, और इंटर की पावर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट को है। फिर डेफिनेशन पढ़ी थी आर्टिकल 366 12A में, और उसके बाद हमने आर्टिकल 269 और 279 और कुछ आर्टिकल हमने सर्विस और स्टेट वाले भी पढ़े थे। तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। और इस लास्ट क्लास में डिस्कस करने के बाद एक चीज हमारी जो कंसेप्ट था हमारा वो निकल के ये आया था कि आज के डेट में हमारे जीएसटी में कौन कौन से टैक्स ऐसे हैं जो कि आज की डेट में हमारे लगते हैं और किस किस आइटम पे लगते हैं। तो ये एक फाइनल चार्ट हमारा सामने आया है हमारे, जो हम डिस्कस करेंगे एक बार आज आज की क्लास में कि कौन कौन से टैक्स ऐसे हमारे जो हमारे आज की डेट में लगते हैं। एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके ऊपर मैंने बताया था एल्कोहल स्टेट की थी, स्टेट की है, स्टेट की रहेगी। तो अल्कोहल पे कभी जीएसटी नहीं आएगा। आपके एग्जाम में एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इंडस्ट्रियल यूज, अल्कोहल जीएसटी के दायरे में आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ गया कि अल्कोहल फॉर इंडस्ट्रियल यूज, आप लिखे होगे ओहो ये तो बाहर है जीएसटी के दायरे से, इसमें तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है और वैट लगता है। आंसर इज रॉन्ग। you have to you have to read the question in the examination hall very very carefully। बताएंगे आपको एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे स्टडी करना है, कैसे आंसर लिखने हैं, ये सारा हमारा कोर्स का पार्ट रहेगा। तो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे हमने कहा था जीएसटी नहीं लगेगा। क्या लगेगा सर? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नो। याद होगा आपको पढ़ा था हमने, अल्कोहल स्टेट लिस्ट 2 में आती है और अल्कोहल पे लगता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। अल्कोहल बनाने पे लगता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, और अल्कोहल बेचने पे लगता है वैट यानी कि सेल टैक्स। ये बात हो गई अल्कोहल की। पेट्रोल एंड अदर आइटम, पेट्रोलियम, क्रूड, हाई डीजल, मोटर स्पीड, नेचुरल गैस, सर हमने कहीं पढ़ा हुआ है, याद नहीं आ रहा कहां पढ़ा हुआ है। याद करो लास्ट क्लास, भूल गए आप अभी से ही। अरे लास्ट क्लास तो अभी बहुत जल्दी हुई है, रिसेंटली हुई, तब भी आपको याद नहीं आ रहा। सर याद नहीं आ रहा, हमें बताओ कैसे। ये 5 आइटम हमने पढ़ी थी, ये 5 आइटम कहां पढ़ी थी सर? सर याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, याद करते हैं। ये हमने पढ़ी थी आर्टिकल 246A, वहां पे लिखा था इन 5 आइटमों पे जीएसटी लगेगा। जब जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी या रिकमेंड करेगी तब हम इस पे जीएसटी लगाएंगे। तो आज की डेट में इस पे जीएसटी नहीं है। इसके ऊपर क्या है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, नॉट स्टेट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल मैटर किसका है? सेंट्रल का मैटर है। और इनके बेचने पे क्या लगेगा? वैट लगेगा इनके बेचने पे, बनाने पे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बात को और देखते हैं हमारा ये चार्ट कैसे बना है। तो चार्ट हमने कैसे बनाया है? अल्कोहल और ह्यूमन कंजम्पशन को हमने सेंट्रल एक्साइज नहीं लगाया, स्टेट एक्साइज लगाया है, और वैट लगाया है सेल करने पर। और उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें
हमारे अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगेगा, ये हमने डिस्कस कर लिया अभी। उसके बाद हमने कहा पेट्रोल एंड अदर आइटम, पेट्रोल पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगा बनाने पर, और बेचने पर लगेगा सेल टैक्स, जीएसटी नहीं लगेगा पेट्रोल पे, क्योंकि आर्टिकल 246 ए में लिखा था जीएसटी काउंसिल इसको रिकमेंड करेगी, तब हम इसके ऊपर लगाएंगे। उसके बाद है टबैको आइटम, टबैको आइटम पे हमारा आज की डेट में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगती है और जीएसटी भी लगती है, तो ये बाकी स्टेट एक्साइज और वैट नहीं लगती। तो टबैको आइटम को हम एक बार देखते हैं कहां लिखा हुआ था टबैको आइटम के बारे में। टबैको आइटम के बारे में लिखा हुआ था हमारी लिस्ट में, और यहां लिखा हुआ था, ध्यान से देखेंगे अगर, टबैको आइटम कवर्ड है हमारी, इसके ऊपर लगता है हमारा, क्या लगता है, ये लिखा हुआ है टबैको आइटम पे, टबैको आइटम पे ये लिखा हुआ है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, और इसको हटाया नहीं गया है आज की डेट में। तो टबैको आइटम पे हम क्या देखेंगे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हमारी लगती है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है कि सर अल्कोहल पे, क्या बोला मैंने, अल्कोहल पे और पेट्रोल प्रोडक्ट पे कौन कौन से टैक्स लगते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इस चार्ट से आप आंसर करेंगे कि अल्कोहल पे हमारा जीएसटी नहीं है, पेट्रोल पे जीएसटी नहीं है, सेंट्रल एक्साइज अल्कोहल पे, स्टेट एक्साइज और वैट पेट्रोल आइटम पे, और टबैको पे लगता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड जीएसटी। तो ये तीन आइटमों को आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके अलावा आप ये बिल्डिंग इलेक्ट्रिसिटी को एक बार इग्नोर कर दीजिए, आप इनको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि मैंने ये हाई लेवल पे दे दिया काफी, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए। बाकी है अदर्स, अदर्स पे क्या लगेगा, ओनली जीएसटी। बाकी सारे टैक्स सबस्यूम हो गए हैं, मर्ज हो गए हैं किस पे, जीएसटी में। मतलब इन तीन आइटमों को छोड़कर हर आइटम पे क्या लगता है आज की डेट में, ओनली एंड ओनली वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। तो ध्यान रखना है आपको एग्जाम के लिए, अपने नोट्स में कहीं कवर कर लेना इस बात को कि अल्कोहल, पेट्रोल और टबैको आइटम को छोड़ के हर आइटम पे सिर्फ जीएसटी लगता है। टबैको पे जीएसटी भी लगता है और एक्साइज भी लगता है, ये आपको एडिशनल बात ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसका थोड़ा सा और एडवांस वर्जन हमने आपको करा दिया है ताकि आपको लिंक कर पाओ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास और डिस्कस करते हैं हम आज के कुछ नए पहलू जो कि इंट्रोडक्शन में हमारे स्टडी मैट में दिए हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेस क्लास, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, लेक्चर नंबर 2। आई होप आपको लेक्चर में क्लैरिटी हो रही हो, आपको समझ में आ रहे हो। और आपको कोई भी डाउट है तो आप इस लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने डाउट लिख सकते हैं और हमें ईमेल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो हमने आपको नंबर दिया हुआ है। तो लेक्चर 2 में हम क्या समझेंगे आज, स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं बड़े स्टार्टिंग से। जीएसटी क्या है, अच्छा कितने लोग बताएंगे मुझे जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। मोदी जी बोलते हैं इट्स अ गुड एंड सिंपल टैक्स, कुछ लोग बोलते हैं गब्बर सिंह टैक्स, कुछ लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सारी फुल फॉर्म गलत है, सही फुल फॉर्म क्या है जीएसटी की वो हम आज समझते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस, लोग बोलते हैं सर्विस, मैं बोलता हूं सर्विसेज। लॉ में क्या लिखा हुआ है, सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहां पे जो सर्विस है ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। एग्जामिनर बहुत क्लेवर है, वो आपको इस पॉइंट पे भी एमसीक्यू दे सकता है। वो बोलेगा जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड एंड सिंपल टैक्स। आप बोलोगे यार सिंपल सिंपल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सर्विसेज के अंदर भी एस लगा हुआ है, तो ये इसके सही फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और टैक्स क्या है, टैक्स क्या होता है, लॉ की बात हमने समझ ली, जीएसटी इज अ टैक्स लॉ। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिटेल डिस्कशन किया था
कि लॉ कैसे बनाया जाता है, सबसे बड़ा लॉ कौन सा होता है, लॉ के बाद रूल होते हैं, एक्ट होता है, नोटिफिकेशन होती है, सर्कुलर होता है, क्लैरिफिकेशन होती है, और उसके बाद एक्ट में सब सेक्शन होते हैं, सेक्शन होते हैं, आर्टिकल होते हैं। तो ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। आज हमारा फोकस रहेगा कि सर ये टैक्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स। हालांकि ये बात आप इनकम टैक्स में भी पढ़ के आ चुके हैं, ये बात आप रिपीटेशन के तौर पे पढ़ रहे हैं दोबारा से, और हम थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अपनी और इंक्रीज करेंगे। टैक्स क्या है, व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज मैंडेटरी। पहला वर्ड है, क्या वर्ड है? इट इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज by the गवर्नमेंट। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बोला, मैंने गवर्नमेंट बोला है। बाय द गवर्नमेंट फॉर वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर अपॉन अ टैक्स पेयर, या अपॉन टैक्स पेयर्स। ये डेफिनेशन है टैक्स की कि टैक्स क्या होता है सर? टैक्स होता है, इट इज अ मैंडेटरी, इट इज अ मैंडेटरी। क्या टैक्स ऑप्शनल होता है? इट इज नॉट ऑप्शनल। सर 2020 में ना हमारे देश में बड़ी आपत्ति आई है कोरोना वायरस की। अब कुछ लोग बोलते हैं सर कोरोना वायरस आ गया हमारे देश में, हम बड़े परेशान हैं, हमारे पैसे नहीं है देने के लिए, ना हमारे पास कोई खर्चा करने के पैसे हैं, आप हमारे से इस साल टैक्स मत लो। टैक्स लग चुका है आपके ऊपर, इनकम टैक्स लग चुका है, लेवी हो चुका है, और जीएसटी भी लग चुका है मान लो। अब अगर टैक्स मत दो सर, इस बार ना हमारा टैक्स ऑप्शनल कर दो, मर्जी है तो देंगे, नहीं तो मत देंगे, नहीं देंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि आप टैक्स को ऑप्शनल कर दो किसी भी कारण से। आप बोलो जी हमारे देश में बाढ़ आ गई, अब टैक्स नहीं लेंगे हम आपसे। टैक्स इज नॉट ऑप्शनल, इट इज ऑलवेज मैंडेटरी, पहली बात। दूसरी बात, टैक्स जो होता है ये फाइनेंशियल चार्ज होता है, इट इज नॉट नॉन फाइनेंशियल चार्ज, इट इज अ फाइनेंशियल चार्ज। तीसरी बात क्या है इंपॉर्टेंट, ये बात है पहली बात। दूसरी बात और थर्ड बात क्या है इंपॉर्टेंट, बाय द गवर्नमेंट। टैक्स लगाने की जो पावर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है, गवर्नमेंट को है, किसी ऐरे गहरे नत्थु के को नहीं है। कि आज बोले कोई बंदा, मान लो कोई बंदा कोई बदमाश है, गुंडा है, या कहता है जी मैं आपका हफ्ता लगाऊंगा, तो टैक्स लगाने की पावर सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होती है। किसी भी गवर्नमेंट के अलावा किसी को भी हमारे हिंदुस्तान में टैक्स लगाने की पावर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट? आप बोलोगे सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लास्ट क्लास में पढ़ाया था सर आपने, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट होती है। गलत आंसर। जैसे मैंने आपको बताया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या है, हमारी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट है। कौन सी गवर्नमेंट है? हमारी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है। और ये थोड़ी सी और आपको एडवांस नॉलेज देता हूं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली 3 टायर गवर्नमेंट है, इसको बोलते हैं 3 टायर। जैसे आप जाते हो ट्रेन में होता है ना, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर, इसी तरह से हमारी जो गवर्नमेंट है वो 3 टायर, 3 टायर गवर्नमेंट बोला जाता है। मतलब हमारी गवर्नमेंट में 3 तरह की गवर्नमेंट आती है। पहली आती है सेंटर गवर्नमेंट, दूसरी आती है स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी आती है लोकल बॉडी। ये सब आपको नोटिंग करनी है। और आप ध्यान रखना, अगर आप ये चैनल, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, सारी वीडियो आपको यहां मिलेंगी। और दूसरी बात यह है कि आप मेरी वीडियो को पॉज करके नोटिंग जरूर कर लो। आप बोलो सर बाद में कर लेंगे, अभी तो हमें सुनने में मजा आ रहा है, हम सारी लेक्चर सुन लेते हैं, बाद में देखेंगे रिकॉर्डिंग। ये बाद कभी नहीं आएगा जिंदगी में, ध्यान रखना। आपको आज ही सोच लो कि जो करना है अभी करना है, हाथ के आदि करना है,
ये सब्जेक्ट आपका बाद में बार बार हाथ में नहीं आएगा। जो चीज फ्रेश फ्रेश हो जाए साथ साथ में, उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। जैसे हमारा एक, मैं अपना अपना लेट मी शेयर यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं सीए इंटर कर रहा था और मेरा जो बेटा कॉस्टिंग सब्जेक्ट है, मेरा बड़ा वीक होता था मेरा कॉस्टिंग सब्जेक्ट। एक बहुत बड़े टीचर है जो कि कॉस्टिंग पढ़ाते हैं, पता नहीं मुझे कॉस्टिंग समझ में नहीं आ रहा था। मैं पहली क्लास में जाऊं तो मुझे समझ ना आए, सेकंड में जाऊं समझ ना आए। तो मैंने क्या करा, यार ठीक है क्लास चलने दो, समझ में नहीं आ रहा चलने दो, कोई बात नहीं, क्लास तो करनी है पूरी। अगर मैं उस टाइम पे उसको कंट्रोल कर लेता, मैं अपनी क्वेरी पूछ लेता, अपने डाउट पूछ लेता, तो मुझे बाद में दिक्कत नहीं आती। मैंने इसको सब कुछ पाइल अप करता गया मैं, कि हाँ बाद में बनाऊंगा नोट्स, बाद में करूंगा इसको। करते 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 मेरा एग्जाम आ गया और मैं कॉस्टिंग में फेल हो गया। फिर दोबारा से मैंने कोचिंग लगवाई किसी और टीचर से, और मैंने कॉस्टिंग को बड़ा समझ समझ के फिर क्लियर किया एग्जाम अपना। तो आप ध्यान रखना, कोई भी चीज पाइल अप करने का कोई फायदा नहीं है। अभी जैसे एक लेबर होती है, अगर उसको दीवार पे कोई मान लो प्लस्तर करना है, तो पहले वो प्लस्तर क्या है, सीमेंट दीवार पे मारता है। उसके बाद उसको फिर वो जमाता है सीमेंट को, और सीमेंट जमाने के बाद उसको लास्ट में तराई करता है। तो हमारे जीवन में स्टडी भी इसी तरह से होती है। पहले अभी हम सीमेंट मार रहे हैं आपके ऊपर, और उसके बाद आपके दिमाग में कुछ कुछ जमेगा, बाकी उतर जाएगा। फिर आप उसको रिवाइज करोगे बार बार, रिवाइज करोगे बार बार, फिर वो पक्का हो जाएगा। फिर रिवाइज करने के बाद फिर आप थोड़ा सा उसको और टेस्ट पेपर दोगे, रिवीजन करोगे, डिस्कस करोगे, किसी को पढ़ाओगे, तो आपका वो तराई के रूप में पक्का हो जाएगा। इस बीच में अगर इस दीवार में कोई कील रह गई, या मान लो कि धागा लटका हुआ रह गया और वो आपने नोट नहीं करा, बाद में आप उस धागे को बाहर निकालते हो, देखते हो ना सारा का सारा प्लस्तर बाहर आ जाता है। तो वो जो धागा है या जो कील है जो रह गई थी आपकी, वो एक तरह का आपका क्या है, डाउट है। क्या है आपका, डाउट। और क्या होता है, हमारी आदत क्या होती है, हम डाउट्स को छोड़ देते हैं और आगे कोर्स करते रहते हैं, हमारा डाउट्स क्लियर होता नहीं, हम आगे बढ़ते रहते हैं। और हमारा जो डाउट बाद में निकल के बाहर आता है, तो हमारे सारे कंसेप्ट हिल जाते हैं। तो कंसेप्ट क्लैरिटी करने के लिए आपको कोई भी डाउट हो, जिज्ञासा रखो और डाउट को क्लियर रखो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडी, ये तीन तरह की गवर्नमेंट होती है। इसका एग्जांपल है एमसीडी। जो हमारे स्टेट में एमसीडी होती है, उसको कुछ टैक्स लगाने की पावर है, जैसे कि टोल टैक्स एमसीडी लगाती है, आपका एंटरटेनमेंट टैक्स एमसीडी लगाती है। और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, एमसीडी जो है, एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर यहां शिफ्ट कर दी हमने। क्या कर दी, शिफ्ट कर दी। ये शिफ्ट क्यों करी है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारे मैटर स्टेट के देख ले। उसका कुछ पार्ट हमने एमसीडी को, लोकल बॉडी को दे दिया, कि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं सारे स्टेट के मैटर भी देखूं और मैं ये छोटे मैटर भी देखूं। तो कुछ पार्ट हमने शिफ्ट कर दिया है लोकल बॉडी पे, और लोकल बॉडी को भी टैक्स लगाने की पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी हुई है। इन तीनों बॉडी के अलावा हिंदुस्तान में किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी पर्सन को, चाहे भले ही वो मोदी जी खुद ना हो, टैक्स लगाने की पावर नहीं है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात मेरी, कोई डाउट? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि गवर्नमेंट में और पार्लियामेंट में क्या डिफरेंस होता है। गवर्नमेंट मतलब जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट है हमारी बीजेपी। और पार्लियामेंट क्या है, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, ये सब मिलके क्या बनी है, पार्लियामेंट का, सारे मिलके पार्लियामेंट बनाए हैं। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट, जैसे केजरीवाल जी हैं, वो क्या स्टेट गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी स्टेट गवर्नमेंट है। बट अगर बात करूं मैं स्टेट असेंबली, तो सारे एमएलए मिलके, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, सारे एमएलए मिलके क्या बनाते हैं, स्टेट असेंबली या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बनाते हैं। तो ध्यान रखना, कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि बाय द पार्लियामेंट, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द स्टेट असेंबली, आपको बड़ा केयरफुल आंसर देना है। जो आंसर जिस चीज को बिलोंग करता है उसका आंसर देना है, दोनों को लिंक नहीं करना। पार्लियामेंट और स्टेट और सेंटर, ये सारी अलग अलग बातें हैं। तो ये गवर्नमेंट को पावर है टैक्स लगाने की, फॉर वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर। हम जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उसका पर्पस क्या रहता है, पब्लिक वेलफेयर, हॉस्पिटल, स्कूल, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको गवर्नमेंट, इन सबको बनाने के लिए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। किस पे लगाती है, बाई टैक्स पेयर। टैक्स पेयर पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है।
गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होता है। तो ये हमारी गवर्नमेंट है। हमारे देश में जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है उसके अलग अलग सोर्स है। सर ये हमें क्यों पढ़ा रहे हो, हमारे को ना सिर्फ एग्जाम की बातें बताओ, कहीं ना कहीं आगे जाके ये चीजें लिंक होंगी, इसलिए मैं आपको आज क्लास में। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, आपकी जो आप ये पढ़ रहे हो ये आपके एज इट इज सीए फाइनल में काम आएगा। कुछ लोग बोलते हैं सर सीए फाइनल वाली पूछते हैं, सर आप सीए फाइनल क्लास कब दोगे, तो सीए फाइनल में भी ये चीज काम आने वाली है एज इट इज। जो आप आज पढ़ रहे हो तो आपको ये फ्यूचर में आपके प्रैक्टिकल लाइफ में जब आर्टिकलशिप करेंगे, जॉब करेंगे, ये सारी बातें आपको काम आने वाली हैं। तो ये जीएसटी आपको आज काम नहीं आएगा, आपके एग्जाम के लिए ही काम नहीं आएगा, उसके अलावा भी फ्यूचर में आपको ये बड़े काम आने वाली चीज। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है टैक्स से और नॉन टैक्स से। और एक्सपेंडिचर होता है जैसे इंटरेस्ट पे कर दिया, सब्सिडी दे दी, सैलरी दे दी, गवर्नमेंट ग्रांट दे दिए। तो टैक्स होते हैं दो तरह के, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आपने इनकम टैक्स क्लास ले चुके हो, आपको पता होगा हमारे देश में ज्यादा कलेक्शन डायरेक्ट टैक्स से है या इनडायरेक्ट टैक्स से है। तो बता दूं आपको, ज्यादा कलेक्शन हमारी जो होती है वो हमारी इनडायरेक्ट टैक्स से होती है। इनडायरेक्ट टैक्स से हमारे को ज्यादा कलेक्शन होती है, गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा फायदा होता है इनडायरेक्ट टैक्स से। उसके बाद गवर्नमेंट के नॉन टैक्स के जो रेवेन्यू होता है वो होता है सेलिंग ऑफ गुड्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये वो। तो हमारा जो एरिया है वो हम इस एरिया के गवर्नमेंट के इस रेवेन्यू पे हम आज फोकस करने वाले हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सर इसमें से कौन सा टैक्स, हमारे दोनों टैक्स हमारे कोर्स में है। डायरेक्ट टैक्स 60 मार्क्स का है आपके कोर्स में जो कि इनकम टैक्स है, और 40 मार्क्स का जो है आपका वो है इनडायरेक्ट टैक्स। सर इसमें से कौन सा टैक्स है जो पहले आया था हमारे देश में, और इसकी शुरुआत कैसे हुई, थोड़ी सी इसकी स्टोरी बताओ, हमारे को बैकग्राउंड बताओ। लेट मी शेयर यू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मैं आपको सारी बातें लिंक करूंगा, आपके क्लास के जो नोट्स है ना उसके एक एक वर्ड आप समझ पाओगे। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपकी क्लास के नोट्स को एक एक वर्ड को समझा पाऊं क्लैरिटी के साथ, कि सर ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये हम समझेंगे सारे एग्जांपल से। तो हम बात करते हैं सर ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, इसका थोड़ा एग्जांपल दो हमारे को, ये शुरुआत कैसे हुआ। देखिए मेरे आपके सामने एक, तो हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स की स्टोरी शुरू कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था, एक स्टेट का किंग है, यानी कि एक राजा है, और इस स्टेट का एक बॉर्डर है, एक बॉर्डर है इसका, और इस बॉर्डर के पार अलग स्टेट है, और इस अलग स्टेट से कुछ व्यापारी, कुछ बिजनेसमैन यहां पे आते हैं व्यापार करने। तो राजा ने सोचा कि हमारे देश में अलग अलग तरह के व्यापारी आते हैं व्यापार करने, क्यों ना हम एक काम करें, हम एक टैक्स लगा दें इस बॉर्डर के क्रॉस करने पे, हम एक टैक्स लगा दें जिसका नाम हम रखेंगे एंट्री टैक्स। अब मान लो ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन 100 रुपए की आइटम बेचता था और ये चार्ज करता था 100 रुपए यहाँ के कस्टमर से। इस राजा ने एंट्री टैक्स लगा दिया और लगा दिया 10 रुपए का। तो बताओ ये जो बिजनेसमैन है अब ये आइटम कितने की बेचेगा यहाँ पे, अब ये आइटम 110 की बेचेगा या 100 की बेचेगा। सर ऑब्वियसली ये जो बिजनेसमैन है ये अपना लॉस क्यों करवाएगा, ये आइटम 110 रुपए की बेचे क्योंकि इसने 10 रुपए का एंट्री टैक्स सरकार को, इस राजा को पे कर दिया। एक बात इंपॉर्टेंट है, सर ये राजा ने एंट्री टैक्स क्यों लगाया, इसलिए इसलिए लगाया ताकि इसका जो खजाना है वो बढ़ जाए, मतलब इसके राज्य के अंदर जो राज्य धन है वो बढ़ जाए, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाए। थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, इस राज्य में महंगाई बढ़ गई, और राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और बोला कि यार जब से मैंने ये टैक्स लगाया ना, जब से हमारे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, कारण क्या है इसका। मंत्री ने बोला सर कारण आप हो,
कारण आप हो, मतलब मैं कारण कैसे हो गया सर? आपने आपने एक टैक्स लगाया 10 रुपए का, जिसकी वजह से हमारे देश में महंगाई बढ़ गई। जो आइटम 100 रुपए की हुआ करती थी वो आइटम 110 की हो गई, क्योंकि आपने एक इनडायरेक्ट टैक्स, क्या लगाया? इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया। सर इसका बर्डन हमारे देश की जनता के ऊपर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो सप्लायर है, वो जो सेलर है, वो जो बिजनेसमैन है, वो तो ये बर्डन पास कर रहा है हमारे जनता के ऊपर। यहां से एक कंसेप्ट निकल के आया जी, इनडायरेक्ट टैक्स से महंगाई बढ़ती है। महंगाई कैसे बढ़ती है जी? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स से आप आइटमों का रेट बढ़ा देते हो और उससे इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है। ये बात लिखी हुई है मेरे नोट्स में, आपके नोट्स में और आईसीए के मॉड्यूल में, कि इनडायरेक्ट टैक्स का एक फीचर है कि उससे महंगाई बढ़ती है। तो राजा ने कहा ये तो बड़ी गलत बात है यार, हमने टैक्स लगाया था अपने खजाना बढ़ाने के लिए और हमारा खजाना तो बढ़ रहा है, बट देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है। उसके बाद कहानी सुनो, अगली कहानी डायरेक्ट टैक्स की कहानी। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, अब एग्जांपल थोड़ा और लेता हूं मैं। इस राजा ने कहा कि यार हमारे देश में ना अलग अलग तरह के राज्य से कुछ राजा अचानक से आक्रमण कर देते हैं। पुराने जमाने में होता था ऐसा कि लोग राजा आक्रमण कर देते किसी देश में भी। तो पुराने देश में क्या होता था, पुराने टाइम में लोग आक्रमण कर देते थे, तो राजा को इमरजेंसी फंड की नीड होती थी कई बार। तो राजा ने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया, कुछ बड़े बड़े लोगों को, सेठ जैसे आज की डेट में मुकेश अंबानी या मान लो अडानी को, इस एग्जांपल के लिए। तो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि अगर हमारे देश में कोई आपत्ति आएगी तो हम कुछ टैक्स लेंगे जिसका नाम होगा डायरेक्ट टैक्स। और ये डायरेक्ट टैक्स होगा किसके ऊपर? वेल्थ के ऊपर। जिसके पास जितनी ज्यादा वेल्थ होगी उतना हम टैक्स ले लेंगे, कि हमारे देश में आपत्ति आ गई है। तो धीरे धीरे हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स लगना शुरू हो गया, वेल्थ टैक्स पे, इनकम टैक्स पे, जिससे कि गवर्नमेंट कहती थी हम डायरेक्टली लेंगे आपसे। जो बंदा इससे ले रहे हैं वो देने वाला, और जो गवर्नमेंट है उसके बीच में कोई दूसरा बंदा नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो समझते हैं व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? पर्सन पेइंग द टैक्स फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। यहाँ पे एक पर्सन है जो टैक्स देता है और एक गवर्नमेंट है, इनके बीच में कोई नहीं है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, डायरेक्ट टैक्स जो होता है उसका बर्डन किसको आता है? देने वाले पे इसका बर्डन आता है। ये देने वाला भी है और ये पे करने वाला भी है। पे भी यही करता है और बर्डन भी यही अपने ऊपर लेता है। पहली बात। दूसरी बात ये हो गई सर, डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव, इसका एग्जांपल क्या है सर? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स बढ़ेगा। जैसे कि इनकम टैक्स पे देखा होगा आपने, स्लैब रेट होते हैं। अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो कोई टैक्स नहीं है, 5 से 10 है तो इतना है, 10 से ऊपर है तो इतना है। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स इंक्रीज होगा। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो आपका क्या होता है? इट इज ए रिग्रेसिव इन नेचर। क्या बोला मैंने? इट इज ए रिग्रेसिव। रिग्रेसिव मतलब होता है दुष्ट। इसका मतलब होता नहीं है, मैंने बनाया है आपको याद करने के लिए। रिग्रेसिव मतलब दुष्ट। मतलब ये टैक्स है ना, इसको कोई भी किसी तरह से इमोशन अटैच नहीं है। कहता है जी मेरे आगे कोई गरीब आए, मेरे आगे कोई अमीर आए, मेरा टैक्स का रेट सेम रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, मैं एक पेन खरीदने गया और वो पेन 100 रुपए का है, तो मेरे ऊपर लगेगा 18 रुपए का टैक्स। वो पेन हो गया 118 रुपए का। अब वही पेन रामदेव बाबा जी खरीदने गए, तो क्या 18 रुपए की जगह उनसे हम 20 रुपए ले लेंगे टैक्स के? नहीं, ऐसा नहीं होता इनडायरेक्ट टैक्स में। चाहे आदमी गरीब हो, चाहे आदमी अमीर हो, हमारा जो रेट ऑफ टैक्स है जीएसटी का, वो हमारा सेम रहेगा। सामने वाले की पॉकेट के हिसाब से हम टैक्स नहीं लेते। हमारा टैक्स का रेट फिक्स है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए टैक्स रेट समान है। इसको बोलते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। ये दो बातें हो गई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो ये इस यहां पे जो बर्डन होता है हमारा, सप्लायर होता है यानी कि सेलर, सेलर और कंज्यूमर। सेलर टैक्स कलेक्ट करता है कस्टमर से और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देता है। तो गवर्नमेंट को टैक्स कौन देता है? सप्लायर देता है। कुछ लोग बोलते हैं सर जीएसटी के आने की वजह से सारे बिजनेसमैन परेशान हैं, दुखी हैं।
क्यों कहते हैं जी? वो क्या कहते हैं जी, हमें जीएसटी देना पड़ रहा है, ये 100 रुपए हमने जीएसटी लगाया, 18 रुपए, और ये जीएसटी हमें गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। तो सप्लायर दुखी है, परेशान है। क्यों दुखी है भाई? टैक्स कौन दे रहा है? टैक्स तो अल्टीमेटली कस्टमर दे रहा है। कस्टमर ने इसको 100 प्लस जीएसटी, ये कस्टमर ने 118 रुपए कस्टमर ने सप्लायर को पे करे। सप्लायर कौन है ये तो एक तरह से क्या है? एजेंट है। ये पॉइंट टू बी नोटेड है यहाँ पे सर। सप्लायर क्या है? एजेंट है। सप्लाई जो सेल पे टैक्स दे रहा है वो एजेंट है। किसका एजेंट है? एजेंट है कस्टमर के और गवर्नमेंट के बीच में। गवर्नमेंट और कस्टमर के बीच में एक एजेंट का काम कर रहा है। वो गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करके कस्टमर से गवर्नमेंट को जस्ट डिपॉजिट करवा रहा है। उसका कोई रोल नहीं है। फाइनल बर्डन किसके ऊपर आ रहा है? फाइनल बर्डन कस्टमर के ऊपर आ रहा है। इसको हम बोलते हैं जीएसटी लॉ में रेसिपेंट। एक डेफिनेशन आएगी आपके अगले चैप्टर में, रेसिपेंट क्या होता है। तो बेसिकली जो बायर है उसको हम रेसिपेंट बोलेंगे। तो रेसिपेंट के ऊपर इसका बर्डन आएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर बर्डन आता है कस्टमर के ऊपर। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन आता है डायरेक्टली जो टैक्स पे करता है। डायरेक्ट टैक्स पे होता है असेसमेंट ईयर में। तो डायरेक्ट टैक्स पहले कमाया जाता है, फिर अगले साल असेसमेंट ईयर में उसको पे करा जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है उसको हम करंट ईयर में ही कमाते हैं, करंट ईयर में ही पे करते हैं, करंट ईयर में उसको हम पे करते हैं। यहाँ पे कोई भी असेसमेंट ईयर का प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट नहीं है। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। ओनली वन कंसेप्ट, दैट इज करंट ईयर। तो ध्यान रखना ये सब एग्जांपल हैं। और क्या एग्जांपल है सर इसके? सिंपल सिंपल एग्जांपल। एग्जाम में क्वेश्चन वैसे कभी आप आएगा नहीं ऐसा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। प्रोफेशनल लेवल पे इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बट वो आपको कुछ ऑप्शन बना के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ये थोड़ी स्टोरी है जीएसटी के बारे में। आपको और बताता हूं मैं। फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले। अभी तक हमारे पूरे देश के पूरे कंट्री में, सबसे पूरे वर्ल्ड में टोटल 160 कंट्री में जीएसटी आ चुका है। और हाल फिलहाल में दुबई के अंदर भी जीएसटी आया है जिसको नाम दिया है वैट। वैट के बारे में चर्चा मैं करूंगा आज कि वैट क्या होता है, वैट और जीएसटी कैसे सिमिलर है। और जीएसटी एप्लीकेबल हो गया पूरे इंडिया में कब से? 1 जुलाई से। 1 जुलाई से एप्लीकेबल हुआ इंडिया में। और जम्मू कश्मीर में स्टार्टिंग में एप्लीकेबल नहीं था, तो 8 जुलाई से एप्लीकेबल हुआ पूरे देश में। ये बात होगी थोड़ी टैक्सेशन की। तो हम थोड़ी सी बात करते हैं आगे अपने वैट सिस्टम की और सेल टैक्स सिस्टम की। तो बात करते हैं, हम वैट सिस्टम की बात करते हैं कि वैट सिस्टम हमारा शुरू कैसे हुआ और क्या हुआ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने वैट सिस्टम की। ये हो गया हमारा पेज नंबर 1। और हम बात करते हैं पेज नंबर 2 पे। ये जो आपको मैं नोट्स यूज कर रहा हूँ, इस नोट्स को हम पीडीएफ में डाल के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इसका लिंक, तो आप वहां से डाउनलोड कर लें ताकि आपको यू कैन लिंक द चैप्टर विद योर क्लास नोट्स। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं सेल्स टैक्स की। या पहले मैं एक बार बात कर लेता हूं आपसे कि हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स शुरू कैसे हुआ। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन कौन से टैक्स आते हैं? पहला था नाम हमारा एंट्री टैक्स। इसका फाइनल जो नाम हो गया, अब हो गया नाम उसका कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी नाम हो गया इसका। और ये लगता है ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ये हमारा टैक्स था। ये हमारा जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुआ। तो ये हमारा टैक्स अभी तक नॉट सब्स्यूम, मतलब मर्ज नहीं हुआ, सब्स्यूम इनटू जीएसटी। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कस्टम ड्यूटी जीएसटी में मर्ज हुआ है? तो आप बोलना नहीं, आज की डेट में कस्टम ड्यूटी लगता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, जीएसटी में इसको हमने मर्ज नहीं। उसके बाद हमने शुरू किया एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी लगता है हमारा
एक होता है हमारा इसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और एक होती है हमारी स्टेट एक्साइज। ये लगती है हमारी पेट्रोल एंड पेट्रोलियम आइटम कह सकते हो उसको, अदर आइटम प्लस टबैको। और ये लगता है हमारा एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, नॉट इंडस्ट्रियल यूज, ओनली ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये हमारा एक्साइज ड्यूटी लगता था। उसके बाद हमारा है एंड प्लस अदर। अदर को हमने क्या करा है, इस अदर को हमने जीएसटी में मर्ज कर दिया है। क्या कर दिया है, जीएसटी में ले गए हैं इसको। अदर किसी भी आइटम पे हम जीएसटी, हम एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाएंगे। पेट्रोल और टबैको को छोड़ के हिंदुस्तान में किसी भी आइटम पे अब एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगा। कौन सा एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। उसके बाद है हमारा सेल टैक्स। सेल टैक्स के अंदर दो पार्ट है, पहला लोकल, दूसरा इंटर। लोकल पे लगता था, लोकल पे यानी कि इंट्रा पे लगता था, क्या लगता था, लोकल सेल टैक्स। और इंटर पे लगता था सीएसटी, उसको बोलते हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये लगता था हमारा। और उसके अलावा और टैक्स एक इंट्रोड्यूस हुआ, सर्विस टैक्स, सर्विसेज टैक्स, ये लगता था हमारा सर्विसेज पे। क्योंकि हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट को लगा कि हमारा देश अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर सर्विस इंडस्ट्री बन रहा है, तो हमारे को नया टैक्स लगाना चाहिए, सर्विस टैक्स। तो वो सर्विस टैक्स लगाया गया हमारे देश में। कौन सी एंट्री में, एंट्री नंबर 1 पे लगाया गया, जहां पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देते हैं टैक्स लगाने की। तो ये हमारे टैक्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं। और उसके अलावा और भी टैक्स हैं जो हमारे लगते थे, जैसे कि एग्जांपल के लिए सरचार्ज, सेस। तो ये हमारे और भी टैक्स थे जो हमारे लगते हैं। तो कौन कौन से टैक्स हमारे जो है सब्स्यूम हो गए हैं, एक तो हमारा ये वाला टैक्स जीएसटी में मर्ज हो गया है, एक हमारा ये वाले टैक्स जीएसटी में मर्ज हो गए हैं, एक हमारा ये वाला टैक्स जीएसटी में मर्ज हो गया है, ये वाला टैक्स जीएसटी में मर्ज हो गया है। उसके अलावा ये टैक्स, जो टैक्स नहीं हुए हैं दिखा देता हूं मैं, हमारे कौन से टैक्स जीएसटी में मर्ज नहीं हुए हैं। तो हमारे ये वाले टैक्स जीएसटी में मर्ज नहीं हुए हैं, ये वाला टैक्स पेट्रोल टबैको वाला जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ है, और स्टेट एक्साइज जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ। बाकी जो हमारे टैक्स हैं, सारे टैक्स हमारे जीएसटी में सब्स्यूम हो गए। तो आपको ध्यान रखना है, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ऑन पेट्रोल एंड टबैको, स्टेट एक्साइज ऑन अल्कोहल जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुए। ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का थोड़ा सा चार्ट बनाया मैंने आपको, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। आगे चलते हैं। हमारा जो मेन फोकस है आज का वो रहेगा ये समझना, जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, वैल्यू एडेड टैक्स। क्या दिया हुआ है, पेज नंबर 3। हम समझते हैं एक बार कि सर सेल टैक्स की कहानी क्या है। सेल टैक्स की कहानी समझते हैं, या हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स को बोलते हैं वैट। थोड़ी इसकी स्टोरी समझते हैं, क्योंकि हमारे मॉड्यूल ने दी हुई है, उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं और समझते हैं कि सर ये वैट सिस्टम क्या है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। और एग्जांपल आप सारे नोट करेंगे, आपके क्लास के नोट्स के साइड में एक पेज खाली छोड़ा हुआ है हमने। हमने अपने नोट्स इस तरह से दिएंगे कि आप नोट्स का प्रिंट आउट इस तरह निकालेंगे, एक पेज पे एक पेज निकालेंगे आप, एक पेज ब्लैंक, एक पेज पे आपका प्रिंट होगा, ताकि आप नोटिंग अपनी बुक में कर पाए, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं।
तो वैट सिस्टम से पहले हम समझते हैं सेल टैक्स का सिस्टम क्या होता है हमारे देश में। मैंने कहा जी, एक मिस्टर मिस्टर ए हैं, उन्होंने कुछ परचेज करा, और ये परचेज करा उन्होंने लोकल परचेज। उन्होंने परचेज करा, उन्होंने आइटम खरीदी मान लो 100 रुपए की, ये है परचेज प्राइस। उस पे टैक्स लगा, सेल टैक्स 10 रुपए का, तो इनकी परचेज प्राइस हो गई 110 रुपए। तो अब क्या हुआ, जब इन्होंने ये आइटम बेची, सेल करी, तो इनकी परचेज कॉस्ट क्या होगी, 110 रुपए, क्योंकि जो टैक्स लगा है इनका, जो इनका प्राइस है, प्लस जो उनका सेल टैक्स है, वो भी इनका कॉस्ट का पार्ट है, दैट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट। आप कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, कॉस्टिंग के अंदर आप देखोगे हमारा टैक्स भी कॉस्ट का पार्ट होता है, अगर हमारे को उसका बेनिफिट ना मिले। तो हमने क्या करा, परचेज कॉस्ट डाल दी 110 रुपए, और इस पे हमने लगाया सेल टैक्स, वही लगाया 11 रुपए, यानी कि 10%, यहां भी 10%। तो ये हमने कितने का दिया, अब हमने, सॉरी, इसमें एक चीज मैंने मिस कर दी, हम इसमें प्रॉफिट ऐड करना भूल गया। तो हम इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, क्योंकि बिना प्रॉफिट के तो बिजनेस है ही नहीं। तो हमने प्रॉफिट ऐड करा, मान लो फॉर एग्जांपल सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने प्रॉफिट ऐड करा 50 रुपए का, हमने इसमें प्रॉफिट ऐड करा, या हमने एग्जांपल के लिए 40 रुपए का प्रॉफिट हमने इसमें ऐड करा। तो हमारा ये आ गया सेल प्राइस। अब हमने क्या लगाना है, सेल प्राइस पे सेल टैक्स लगाना है, क्योंकि सेल प्राइस पे सेल टैक्स लगता है। आपके प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद हम उस पे प्रॉफिट लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं। तो हमने लगाया 10%, इसका 10%, 10% ऑफ 150, ये लगाया हमने 15 रुपए, और ये ऐड करके हमारा आ गया 165। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा जो हमारे को सेल प्राइस आ गया, फाइनल सेल प्राइस। तो बेसिकली ये हमारा फाइनल सेल प्राइस होगा, इतना उसके अंदर हमारा टैक्स इंक्लूड। ये है पुराना सिस्टम। पुराना सिस्टम में क्या है, अब गवर्नमेंट को इसको कितने रुपए देने हैं, इस बंदे को गवर्नमेंट क्या देना है, तो ये जो पैसे हैं ये डिपॉजिट करेगा गवर्नमेंट, डिपॉजिट टू गवर्नमेंट। आपने याद होगा, मैंने पढ़ा था अभी कि हमारा कंसेप्ट क्या कहता है ये वाला, कि सप्लायर जो होता है वो टैक्स लेता है, किससे, कस्टमर से टैक्स लेता है, टैक्स लेके गवर्नमेंट को जमा करा देता है। कस्टमर से टैक्स लेता है सेल पर, और गवर्नमेंट को वो जमा करवा देता है। इसी बात को ध्यान रखते हुए मैं यहां बता रहा हूं आपको कि उसने गवर्नमेंट को ये 15 रुपए, इसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स किसको बोलते हैं, जो कि सेल पे होता है। ये 15 रुपए मुझे गवर्नमेंट को देने हैं, क्योंकि मैंने ये कस्टमर से लिए हैं, कस्टमर को पैसे मेरे नहीं है, मैं तो एजेंट हूं, मुझे 15 रुपए ये कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को देने हैं। गवर्नमेंट कहती है जी आप इसमें से इनपुट टैक्स लेस कर लो, इनपुट टैक्स ऑन परचेज, ये टैक्स जो आपने दिया था हमारे को, ये आप लेस कर लेते, तो आपको टैक्स देना पड़ता 5 रुपए। बट गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड अंडर ओल्ड रिजीम, अंडर ओल्ड रिजीम ये आपको 10 रुपए लेस करना अलाउड नहीं था। मतलब आप परचेज पे दिए हुए टैक्स को ऐड लेस लेस नहीं कर सकते, सेल टैक्स को निकालने के लिए आपको टोटल 15 रुपए ही गवर्नमेंट को देने पड़ते थे। ये हमारा है ओल्ड रिजीम।
इसको लिख लो आप ओल्ड रिजीम, ये लिख लो ओल्ड रिजीम ऑफ सेल्स टैक्स। सेल टैक्स में पुराने में ऐसा होता था कि हमारे को 10 रुपए का आईटीसी लेना अलाउड नहीं था और हमारे को 15 रुपए टोटल सेल के ऊपर टैक्स था, वो हमें देना पड़ता था। अब मैं ओल्ड रिजिम की बात नहीं करूंगा, अब मैं बात करता हूं एग्जांपल नंबर, मैं बात करता हूं पेज नंबर 4। अब मैं आपसे बात करता हूं वैट में क्या चेंज आया। 2005 में गवर्नमेंट ने एक सुझाव रखा कि यार गवर्नमेंट को लगता था कि ये परचेज पे टैक्स का बेनिफिट मिलना चाहिए टैक्स पेयर को। उन्होंने वैट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा। इसका मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। इसका मतलब होता है वैल्यू एडेड का मतलब होता है मार्जिन या फिर प्रॉफिट या फिर मार्जिन। गवर्नमेंट कहती है जी जो आप प्रॉफिट कमाओगे उसके ऊपर टैक्स दे दो। पहले क्या था, पहले था कि आप सेल के ऊपर टैक्स दे दो। पहले क्या था, अब गवर्नमेंट ने कहा आप सेल के ऊपर टैक्स मत दो, आप प्रॉफिट के ऊपर टैक्स दे दो, अपना प्रॉफिट के ऊपर टैक्स दे दो। इसको मैं समझाता हूं एग्जांपल से। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एग्जांपल नंबर हमारा 2 है। एग्जांपल नंबर 2 पहला वाला कर लिया हमने, एग्जांपल नंबर 2 की बात हम कर रहे हैं। मैंने कहा जी मेरी एक परचेज है 100 रुपए की, उसके ऊपर मैंने लगाया वैट। अब मैं वैट वाले रिजीम में आ गया, सेल टैक्स को मैंने छोड़ दिया पीछे, वैट लगाया मान लो मैंने 10%। तो मेरा जो टैक्स हो गया वो मेरी परचेज प्राइस हो गया 110 रुपए का। अब मुझे यही वाली आइटम मान लो मिस्टर एक्स है ये, अब ये आइटम मुझे आगे सेल करनी है। तो बताओ व्हाट इज माय परचेज कॉस्ट, व्हाट इज माय परचेज कॉस्ट। गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस 10 रुपए का आपको आईटीसी देंगे। तो जब आईटीसी देंगे इसका मतलब क्या है, अगर हम आपको आईटीसी देंगे तो इसका मतलब ये है कि सर ये जो आपकी 10 रुपए है ये आपका कॉस्ट नहीं है, ये आपकी असेट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेट, हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू, हैविंग फ्यूचर मॉनेटरी वैल्यू। ये आप अकाउंट्स में पढ़ते आ रहे होंगे एज ए आईपीसीसी स्टूडेंट। तो हमारे को ये असेट्स मानना है, ये हमारी कॉस्ट नहीं है, क्योंकि हमें फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलेगा। तो what is my purchase cost? Now my purchase cost is only, what is my purchase cost? My purchase cost is 100 rupees। यहां लिख लो वैसे नॉट 110, क्योंकि 10 रुपए मेरी असेट्स है, मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं है। मैंने कहा जी इसमें ऐड करूंगा मैं अपना मार्जिन या मैं कहूं अपना प्रॉफिट। मैंने अपना प्रॉफिट ऐड करा मान लो 50 रुपए, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो आया 150 रुपए। अब इसमें मैं ऐड करूंगा वैट जो कि है 10%। मैंने एग्जांपल लिया 10% का, अब मैं इसमें ऐड करूंगा 15 रुपए। तो ये हो गया आपका 165। अब क्वेश्चन ये आ गया सर व्हाट इज द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड बाय सप्लायर। सप्लायर को क्या डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट को, सप्लायर को ये डिपॉजिट करना है डिपॉजिट टू गवर्नमेंट, क्योंकि सप्लायर क्या है बेचारा, ये सप्लायर एक तरह से, क्योंकि सेल कर रहा है ये, तो ये क्या हो गया सप्लायर। तो ये सप्लायर क्या करेगा, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा ये 15 रुपए। तो ये 15 रुपए को क्या बोलते हैं हम, आउटपुट टैक्स, क्योंकि आउटपुट टैक्स क्या होता है जो लगता है सेल पर, इसको हम बोलेंगे आउटपुट टैक्स। 15 रुपए पे करेगा ये। फिर गवर्नमेंट ने कहा लेस कर दो आप जो आपने आईटीसी भी लेना है, आईटीसी ऑन परचेज जो आपने लेना है ये वाला, क्योंकि आपने इसको क्या बनाया था, असेट्स बनाया था। तो इसको आप लेस कर दो, आपको गवर्नमेंट को देना है वैट पेबल कितना आ गया 5 रुपए। बताइए पुराने सिस्टम में और वैट सिस्टम में क्या डिफरेंस हुआ। तो सिस्टम में क्या डिफरेंस हुआ कि वहां पे हमें इस 10 रुपए का बेनिफिट नहीं मिलता था,
क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा जी हम टैक्स लगाएंगे वैल्यू एडेड पे, वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाएंगे, हम सेल पे टैक्स नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे प्रॉफिट मार्जिन पे टैक्स। चलो मैं इसको और एक फॉर्मूले से निकालता हूं। बताइए हमारा प्रॉफिट कितना है इस एग्जांपल में। प्रॉफिट है हमारा 50 रुपए। मैंने कहा जी 50 रुपए पे अगर मैं वैट निकालूं 10%, तो कितना आएगा 5 रुपए। तो मेरा जो 5 रुपए है ये मेरा यहां से टैली हो रहा है। अब क्लियर है आपको, मेरा टैली यहां से हो रहा है। मैंने कहा जी मुझे वैट उतना ही देना है जितना मैंने मार्जिन कमाया। मैंने मार्जिन कितना कमाया 50 रुपए, तो गवर्नमेंट ने कहा 50 रुपए पे 10% आप ये वैट गवर्नमेंट को पे कर दो। तो वैल्यू एडेड टैक्स मतलब जो प्रॉफिट है आपने कमाया उसके ऊपर आप वैट पे कर दो। जो आपकी सेल की फिगर है इस पे 15 रुपए बनते हैं आपके, बट आप इसमें से परचेज पे दिया हुआ वैट, परचेज पे दिया हुआ वैट आप लेस कर लो। इसको बोलते हैं हम वैल्यू एडेड टैक्स। आई होप आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। ठीक है जी, एक एग्जांपल हम और करते हैं। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं। थोड़ा ये हो गया बेसिक लेवल, अब आते हैं थोड़ा एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल क्या है समझते हैं। मैंने कहा जी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया सिर्फ उस चीज का जहां पे हमने खरीदा है, हमने ट्रेडर से खरीदा है। हमने क्या खरीदा है, ये हमने ट्रेडर से खरीदा है। मैंने आपको एग्जांपल दिया है ट्रेडर टू ट्रेडर। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपने परचेज करा है मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर टू ट्रेडर। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल नंबर एग्जांपल नंबर 3 नोट करेंगे आप। एग्जांपल नंबर 3 में क्या है कि जब आप परचेज करोगे मैन्युफैक्चरर से, तो जैसे मान लो आपका परचेज प्राइस है 100 रुपए, उसके ऊपर परचेज प्राइस के ऊपर वो बंदा आपसे साथ साथ में एक्साइज ड्यूटी लगाएगा। कौन सी एक्साइज ड्यूटी लगाएगा, ये बात कर रहा हूं पुराने लॉ की। वो लगाएगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। उसने आपसे ड्यूटी लगाई मान लो 10% की, तो आपके जो है एक्साइज ड्यूटी क्यों लगती है जी, आपको बताया था मैंने क्यों लगती है। ये लगती है बनाने पर। जो मैन्युफैक्चरर है उसने गुड्स बनाने पर एक्साइज ड्यूटी भी लगाई, तो आपका जो गुड्स हो गया वो हो गया 110 रुपए का। अब सेल करने पर वैट भी लगेगा, तो मान लो वैट है मान लो 5%, जो कि आएगा आपका, कितना आएगा आपका 5 रुपए। सॉरी, मैं एग्जाम्पल को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, 1000 रुपए, 110 रुपए, ये 1100 रुपए हो गया, और ये हो गया 55 रुपए। तो ये आपका हो गया वैट लग गया आपका। ये हमारा वैट क्यों लगा है, ये लगा है हमारा सेल करने पर। मैं हिंदी में इतना इसलिए हूँ कि हिंदी में हमें चीज ज्यादा याद रहती है। तो हिंदी बड़ी काम की चीज है। आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करना हो तो हिंदी में लिखना शुरू कर दो, कुछ कुछ लाइनें आपको बड़ी जल्दी याद रहेगा। तो सेल करने पे लगेगा वैट और बनाने पे लगेगा एक्साइज ड्यूटी। तो इसका टोटल अगर आप करोगे, टोटल टोटल आपका आ जाएगा 1155 रुपए। ये आपका हो गया एक तरह से परचेज कॉस्ट। अब कॉस्ट है नहीं है वो देखते हैं आगे। तो ये हमने खरीदा, अब इसको हम सेल कैसे करेंगे। सबसे पहले आ गया जी परचेज कॉस्ट क्या है मेरी। अब बताओ क्या ये एक्साइज ड्यूटी का बेनिफिट मुझे वैट में मिलेगा। आंसर इज नो, इसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। ये मेरी क्या बनेगी, ये मेरी कॉस्ट बन जाएगी। तो मैं लिखूंगा इसके आगे ये मेरी कॉस्ट का पार्ट बनेगी, क्योंकि इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये है मेरा सेंट्रल टैक्स। ये क्या है,
सेंट्रल टैक्स है। और ये जो वैट पढ़ रहा हूं मैं, वैट, वैट क्या है? वैट एक स्टेट टैक्स है। तो क्या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बेनिफिट स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स को दे सकती है? नहीं दे सकती। इसलिए इसको मेरे को कॉस्ट बनाना पड़ेगा। क्या सर मेरा ये कॉस्ट बनेगा? ये तो मेरा असेट्स बनेगा, क्योंकि ये तो मेरा वैट का टैक्स है और ये मेरा आगे एडजस्ट हो जाएगा। तो मेरी अब कॉस्टिंग की बात करूं, कॉस्टिंग की, तो 1000 प्लस 100 रुपए एक्साइज ड्यूटी, ये मेरा कॉस्ट का पार्ट बनेगा। इसीलिए मेरी कॉस्ट हो जाएगी अब कितनी? कॉस्ट हो जाएगी मेरी 1100 ये मेरी कॉस्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगा प्रॉफिट। प्रॉफिट मैंने ऐड करा इसमें, मान लो 400 रुपए, और ये हो गया मेरा 1500 रुपए। क्या हो गया मेरा 1500 रुपए? ये मेरा हो गया फाइनल सेल प्राइस। इसमें ऐड करूंगा मैं वैट, जो कि रखता हूं मैं एग्जाम्पल के लिए 5%। और ये कितना हो गया मेरा? 75 रुपए। और ये हो गया मेरा 1575 रुपए। अब गवर्नमेंट को मुझे क्या देना है, देखते हैं गवर्नमेंट को मुझे क्या देना है। गवर्नमेंट को मुझे एक तो, क्योंकि मैं क्या हूं, ट्रेडर हूं, मान लेता हूं ये मिस्टर वाई है, ये एक ट्रेडर है, इन्होंने ये परचेज करा और ये सेल करा। तो ये क्या देंगे? वैट देंगे, क्योंकि एक्साइज तो कब लगती है? जब बनाए होगे। आप तो बना नहीं रहे, आप तो बेच रहे हो। तो आपके ऊपर जो लगी एक्साइज वैट लगा, तो ये आप डिपॉजिट कराओगे गवर्नमेंट को। क्या कैलकुलेट कराओगे? आउटपुट टैक्स क्या है आपका? 75 रुपए। माइनस में करोगे आप इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स कौन से वाला? जो आपने ये टैक्स दिया है गवर्नमेंट को, ये आप यहाँ पे लेस कर लोगे 55 रुपए। आपका जो नेट टैक्स आ गया, नेट टैक्स, वो आपका ये आ गया वैट पेबल। सर एक काम करो ना, आप एक काम करो, आप ये भी लेस कर लो, ये भी लेस कर लो यहाँ पे। अरे ये अलाउड नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल का टैक्स है। सेंट्रल का टैक्स पे करने के लिए, वैट पे करने के लिए, हाउ कैन यू यूज सेंट्रल टैक्स? इट इज नॉट पॉसिबल। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, वैट अलग है, सेल टैक्स। तो सेंट्रल का टैक्स हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते पे करने के लिए। इसलिए यहाँ पे कंसेप्ट निकल के आया, इसको बोलते हैं, इस कंसेप्ट को बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कास्केडिंग। मतलब इसका मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। मतलब जो आपका ये वैट लगा, जो आपका ये वैट लगा, इसके अंदर एक टैक्स ऐसा जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं इसके अंदर 1000 प्लस एक्साइज, इसके ऊपर हमने वैट का रेट लगा दिया 5% का। इसका मतलब वैट के अंदर एक्साइज का पोर्शन जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। ये हमारे वैट सिस्टम में कमी थी, छोटी सी बड़ी कमी थी, कि हमें एक्साइज के ऊपर वैट लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वैट एक्साइज का आईटीसी हमें यहाँ नहीं मिलेगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो फाइनली हम क्या पे करेंगे? 20 रुपए गवर्नमेंट को हम पे करेंगे। और अगर हम ऐसा निकालें, मार्जिन को ऐड करें, प्रॉफिट 400 रुपए है इंटू 5%, तो हमारा वही आएगा 20 रुपए। तो प्रॉफिट पे टैक्स दिया हमने, प्रॉफिट हमारा क्या है? 400 रुपए, और इसका निकालेंगे 5%, तो हमारा ये आएगा 20 रुपए। तो वैल्यू एडेड टैक्स का ये कंसेप्ट है, जो बात करता है कि हमारे को वैल्यू, जो हमने टैक्स वैल्यू ऐड किया है, उसके ऊपर हमारे को वैट देना होता था। इसमें एक छोटी सी कमी थी, इस कमी को हम नाम देंगे, अगर मैं लिखूं तो ये क्या, ये कमी है? यस, इट इज अ कमी। इसको मैं लिखता हूं नाम, यहां पे एक छोटी सी कमी है, तो कमी नंबर 1। हमारे वैट सिस्टम में कमी थी, पहली कमी, ये कास्केडिंग, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रहा था, ये एक कमी है। दूसरी बात हमारे वैट सिस्टम में कमी थी, कि जो वैट लगता था वो लगता था ओनली ऑन गुड्स, ये भी एक कमी है, सर्विस को ये कवर नहीं कर रहा था। तो कमी नंबर 1, ये सिर्फ गुड्स पे लगता था। कमी नंबर 2, ये कास्केडिंग इफेक्ट
कर रहा था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रहा था, ये कमी नंबर 2 है। सर मैं आपको ये सारी चीजें क्यों करवा रहा हूँ बेटा, ये इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको रटना ना पड़े। आपके क्लास के नोट्स में सारी चीजें पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बड़ा आसान हो गया पढ़ना। तो रटवाना अलग चीज है, बट समझाना कंसेप्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे समझते हैं एक एग्जांपल और। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। मैंने कहा जी ये तो मैंने लोकल परचेज करी थी, अब मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 में आपको मैं चीज कराता हूं। मैंने कहा जी मैंने परचेज करी, मैंने इंटर स्टेट परचेज करी। क्या करी? इंटर स्टेट परचेज। तो मैंने क्या करा, मैंने 100 रुपए की आइटम खरीदी, उसके ऊपर मैंने टैक्स पे करा CST। क्या करता? सेंट्रल सेल टैक्स, 10 रुपए। मैंने कहा जी ये टैक्स मेरा बनता है। अब यहाँ पे कंसेप्ट है कि हमारे को सेंट्रल सेल टैक्स का ITC नहीं मिलता, तो ये मेरा कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। इसको मैंने सेल करा आगे फर्दर, सेल करा मैंने आगे कितने में? 110 प्लस प्रॉफिट, मान लो 40 रुपए, 150 प्लस मुझे उस पर वैट लगाना है, मान लो 10%, तो ये 15 रुपए हो गया। अब मुझे ये गवर्नमेंट को क्या करना है, ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। तो मैं क्या करूंगा, आउटपुट टैक्स 15 रुपए माइनस में करूंगा ITC 10 रुपए। ये मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि ये जो टैक्स है ये किसको गया है? ये गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया हुआ, क्योंकि ये हमने क्या करा है, इंटर स्टेट परचेज करी है। इंटर स्टेट परचेज में क्या लगेगा? सेंट्रल टैक्स लगेगा। सेंट्रल टैक्स को हम एडजस्ट नहीं कर सकते लोकल टैक्स पे करने में। जो लोकल टैक्स हमने पे करा है ये हमें एडजस्ट करने नहीं देगा, तो ये अलाउड नहीं है। तो हमारे को वैट पे करना पड़ेगा 15 रुपए। ये जो 10 रुपए हैं ये हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सेंट्रल टैक्स है और ये जो हम पे कर रहे हैं ये लोकल टैक्स है। तो ये थोड़ा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है CST का। CST का ITC नहीं मिलेगा, इसको हम लिखेंगे कमी नंबर 3। क्या है ये? कमी है। GST लॉ में कमी है, कमजोरी है। GST लॉ कह रहा हूं, वैट लॉ में कमी थी, ये भी एक क्या है? कमी है, या शॉर्टकमिंग कह लो। और एक ये भी एक कमी है। पहली कमी वैट लॉ में कि उसमें गुड्स कवर है, सर्विस कवर नहीं है। दूसरी कमी, उसके अंदर हम एक्साइज ड्यूटी पे टैक्स ऑन टैक्स लगा रहे हैं। तीसरी कमी, हम सेंट्रल सेल टैक्स को क्रेडिट नहीं ले पा रहे। तो ये तीसरी कमी है हमारे वैट सिस्टम में। सर अब क्या करें, इतनी सारी कमियां हैं हमारे वैट सिस्टम में, क्या इसको हटा दें हम? तो यस, इसलिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा वन नेशन वन टैक्स, दैट इज कॉल्ड GST। GST में क्या होगा कि आपको सेंट्रल एक्साइज हटा दी जाएगी और स्टेट सेंट्रल सेल टैक्स हटा दिया जाएगा। आपके ऊपर क्या लगेगा, अगर आप सप्लाई कर रहे हो इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट। इंट्रा करोगे तो आपका टैक्स लगेगा CGST एक्ट, CGST टैक्स, और अगर और साथ में लगेगा SGST। और अगर इंट्रा करोगे तो ये लगेगा IGST। ये बात हमने पढ़ी थी एक आर्टिकल में, सर हमें ध्यान नहीं आ रहा, हम दोबारा जाएंगे रिवाइज करेंगे तब हमें याद आएगा कि हमने ये कहाँ बात पढ़ी थी। IGST वाली बात हमने किसी आर्टिकल में पढ़ी थी, आर्टिकल 269A में। तो CGST HST लगेगा इंट्रा पे। अब गवर्नमेंट ने बोला कि आपकी सेल प्राइस, आपकी परचेज पे, आपकी परचेज पे जो भी टैक्स लगेगा, अगर मान लो इंट्रा है तो हम लगाएंगे SGST CGST। एक्साइज का क्वेश्चन आएगा ही नहीं कभी, CST का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। आएगा पेट्रोल वगैरह पे तो आएगा, बट उसमें GST लगेगा नहीं। टैबको पे आएगा, टैबको पे हमारा एक्साइज का लगेगा, बट उसमें टैक्स लगाएंगे हम।
तो CGST HST में हम लगाएंगे 9% और 9%, यानी कि 90 रुपए और 90 रुपए। ये हमारा हो जाएगा 1180 रुपए। सर इसका आईटीसी मिलेगा? इसका आईटीसी हमारे को मिलेगा। ये हमारी हमेशा असेट्स बनेगी, इसलिए यहाँ पे जीएसटी में वैट और सीएसटी का झगड़ा नहीं है, वैट और एक्साइज का झगड़ा नहीं है, आपको सारा आईटीसी मिलेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल दूं आपका आईजीएसटी का, आईजीएसटी के अंदर भी अगर आपने परचेज करी है तो आप लिखोगे परचेज 1000 रुपए और टैक्स लगाओगे आईजीएसटी 18%, 118 रुपए और 180 रुपए, 18 रुपए, 1 मिनट, 1000 रुपए पे आपका लगेगा 180 रुपए और ये लगेगा आपका सेम आपका टैक्स आएगा, बट यहाँ पे टैक्स आपका इसका भी आपको, ये भी आपकी असेट्स बनेगी और आपको पूरा का पूरा, इसके ऊपर भी आपको पूरा का पूरा जीएसटी का आईटीसी मिलेगा। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं और देखते हैं कैसे हमारे को ये एग्जांपल हमें क्लियर करना है। चलिए हम अपने क्लास नोट्स पे आते हैं। क्लास के नोट्स पे आइए आप और हम एग्जांपल समझते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपके, और समझते हैं क्या हमें कैसे हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में भी आ चुका है, और समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ना होता है और कैसे हम इसको समझते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 है। हम इसको पढ़ते हैं। ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाता है, मैं आपको वो भी सिखा रहा हूं स्टार्टिंग से ही कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ योर बुक प्लीज निकालिए और देखते हैं। अच्छा पहले बताइए क्वेश्चन को पढ़ना कैसे होता है? क्या पहले हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दें या पहले उसकी रिक्वायरमेंट चेक कर लें? तब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, आराम से मजा आएगा, बाद में देखते हैं रिक्वायरमेंट। नहीं, आपके पास टाइम की शॉर्टेज रहती है एग्जाम में। अगर आप सीधा एक बार रिक्वायरमेंट चेक कर लो तो आपको क्वेश्चन में ये पता लग जाता है कि सर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि अभी तो पता है हमें चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, तो वहां से क्वेश्चन चैप्टर का ही आएगा। बट एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये नहीं पता कि ये जो क्वेश्चन आया है कौन से चैप्टर से आया होगा। तो पहले आपको अगर ये माइंड में पता लग जाए कि हाँ ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप ज्यादा अच्छा आंसर बना पाएंगे और ज्यादा अच्छा सा कर पाएंगे। तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि मैं अगर आपकी जगह होता और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया होता तो मैं इसको किस तरह से पढ़ता, किस तरह से मैं इसको प्रेजेंट करता। मैं पहले देखता किसने पूछा गया है मेरे से। इसने पूछा है जी व्हाट इज टोटल प्राइस चार्ज बाय अनंत। ये हमारे से ये पूछना चाह रहा है जी अनंत टोटल प्राइस चार्ज क्या करेगा। पहली बात, फिर ये कह रहा है जी हु इज लायबल टू पे, हु इज लायबल टू पे। सर याद करो हमारी अभी की क्लास याद करो, हु इज लायबल टू पे। हम पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स, हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट टैक्स, और हमारे जो एग्जाम है वो दोनों मिक्स होके आया है, इनकम टैक्स का और जीएसटी का। हम है पार्ट 2 जीएसटी वाले पेपर में और हम जीएसटी के क्वेश्चन देख रहे हैं। हमने कहा हु इज लायबल टू पे, तो हमें पता है कि लायबल टू पे कौन होता है। तो आप रफ वर्क कर लो पेंसिल से, पेन से नहीं, पेन से करोगे तो क्या है एग्जामिनर रहेगा बोलोगे तुम्हें पेंसिल आया हुआ चीटिंग के लिए, तो पेंसिल से रफ वर्क करोगे और लिखोगे यहाँ पे हु इज लायबल टू पे। हमें पता है लायबल टू पे कौन होता है, सप्लायर। एक तो आंसर निकाल दिया हम चुटकियों में कि सप्लायर को लायबल टू पे करना है। हमें ढूंढना है सप्लायर कौन है, क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो कह रहे टोटल प्राइस चार्ज बाय अनंत, हमें ढूंढना है अनंत कौन है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को दिमाग से, क्योंकि हमने एक बार भूमिका बना ली कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। मिस्टर अनंत कह रहा जी मिस्टर अनंत, मिस्टर अनंत नोएडा का है, यानी कि ये यूपी का है। सर क्या हमारे को पता होना चाहिए कि हर स्टेट में कौन कौन सी सिटी आती है, कौन कौन सी वो आती है? थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता कि ये सर, मान लो उसने पूछा आंध्र प्रदेश के अंदर, आप हो नॉर्थ के, आपको पता लगेगा कि कौन सी सिटी की बात कर रहा है। तो ये नोएडा की मतलब यूपी की बात हो रही है।
सप्लाइड गुड्स और सर्विस यानी कि सप्लाइड करी है, इसका मतलब अनंत सप्लायर है। सर हमारा पहले क्वेश्चन से हमारा ये सोल्व हो गया कि बी पार्ट का आंसर होगा अनंत। अरे बड़ी बात, कमाल की बात है। तो हमने क्वेश्चन नंबर ए से निकाल दिया कि कौन जीएसटी पे करेगा, अनंत जीएसटी पे करेगा। अरे बहुत सिंपल हो गया सर ये तो। इट इज वेरी वेरी सिंपल कि अनंत कौन है, सप्लायर है, और सप्लायर जीएसटी पे करता है। लेट मी ट्विस्ट द क्वेश्चन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एडवांस लेवल की चीजें पढ़ रहे हैं, हमें बड़ा ही दिमाग से पढ़ना है। अगर यहां लिखा होता हु इज लायबल टू हैव बर्डन, जीएसटी का बर्डन किसके ऊपर है, अगर ये लिखा होता तो क्या बोलते, बर्डन आता है कंज्यूमर के ऊपर। किसके ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर। अब बताओ क्वेश्चन पूछने का तरीका कितना, क्वेश्चन वही है, हमने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया उसको। अगर लायबल टू पे लिखा है तो सप्लायर, अगर लायबल टू बर्डन, कौन बर्डन लेगा इसका बर्डन लेगा दीपक। तो मिस्टर दीपक कौन है, मिस्टर दीपक कौन है, मिस्टर दीपक इज अ कंज्यूमर। तो मिस्टर दीपक को हमने गुड्स बेचा है, वो कंज्यूमर है, और हमने टैक्स लगाया 9%, 18% लगाया है, 18% जीएसटी का रेट है। तो पहले देखो, नोएडा से हमने यूपी में माल बेचा, तो इसका मतलब क्या है, ये इंटर स्टेट सप्लाई है। सर क्या हम इसका रफ काम कर लें, या हम अपने दिमाग में ही सोच लें। एज ए एग्जामिनर मैं आपको बात बताऊं, अगर मैं उस टाइम से इंस्टीट्यूट के पेपर भी चेक कर रहा हूं, अब तो नहीं कर रहा, पहले कर रहा था, अलाउड नहीं है ऐसे। तो पहले मैं इंस्टीट्यूट के एग्जाम चेक करता था, तो बच्चे बड़े घबराते हैं कि सर हम रफ कहाँ बनाए, रफ हम यहाँ बनाए, रफ में लिखें ऐसे, या यहाँ ना बना के हम रफ यहाँ बना लें, या रफ बनाने के लिए हम पीछे जाए अलग से। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसी मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निक। एग्जाम में आपको कितना रिलैक्स कर दूंगा मैं, कि आपको बड़ा आसान रहेगा अपना एग्जाम देना, और आपको किस तरह से एग्जाम देना है। मैं जीएसटी लॉ की बात नहीं कर रहा, मैं हर पेपर की बात कर रहा हूं। आप स्टार्टिंग में ही जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहां लिख दो रफ, और रफ करने के बाद आप क्वेश्चन उठाओ, और क्वेश्चन में से जो जो काम की चीजें हैं उसको लिखते चले जाओ। आपने बोला जी अनंत कौन है, अनंत सप्लायर है, तो मैंने कहा जी अनंत कौन है, अनंत सप्लायर है। दीपक कौन है, दीपक कौन है, दीपक रेसिपेंट है। ये सप्लाई कौन सी है, ये इंटर है, यानी कि आईजीएसटी लगेगा इसके ऊपर। ये बात हमारे संविधान में भी लिखी हुई थी, आईजीएसटी लगेगा इंटर पे। सारी बातें समझ में आ गई हमारे को, क्या लिखना है आगे, बस कहानी खत्म। अब कह रहा है टोटल प्राइस, तो अभी अब रफ काम कर रहे हो, आपने कहा 60,000 रुपए का माल बेचा है इन्होंने, तो मैंने कहा जी प्राइस कितना होगा 60, अब मैं रफ में काम कर रहा हूँ, रफ में 60,000 रुपए प्लस आईजीएसटी, आईजीएसटी कितना है 18%। तो ये आएगा मेरा कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर में मैं फटाफट कैलकुलेट करूंगा, घबराऊंगा नहीं बिल्कुल भी। 60,000 डिवाइडेड बाई 18%, कितना हो गया जी, ये हो गया आपका 10800। तो ये आपका हो गया टोटल प्लस 708। ये क्या है जी, मेरा प्राइस आ गया, प्राइस चार्ज। सिंपल क्वेश्चन है, ये मैंने रफ में काम कर लिया। अब मैं फटाफट फटाफट बोलने की तरह इसको फेर करूंगा, और फेर करके सिंपल सिंपल इसका आंसर दे दूंगा। तो रफ करने से क्या फायदा होता है, रफ करने से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस। क्या हर क्वेश्चन का रफ करना है, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है टेक्निकल है, थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है, उसका आप रफ कर लो, और लग रहा है कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन है उसका आंसर देना, तो उसको आप फेयर में डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये मैंने रफ काम किया। अब क्या करना है सर, रफ काम करने के बाद क्या करना है, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कैलकुलेटर को चेक करने के बाद दोबारा चेक करते हैं, सर दोबारा चेक करते हैं, 60,000 पे 18% यही है ना, चेक करते हैं बड़ोड़ा, ओहो ही है, सही है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ेगा बाय प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्योंकि मेरी भी आदत थी, जब मैं स्टार्टिंग में इंटर कर रहा था, तो मैं एक क्वेश्चन को बार बार, एक बार में 2 बार कैलकुलेटर से। तो ये आपको बड़ा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए।
तो अब मैंने ये काम रफ करने के बाद मुझे एक काम करना है, मुझे इसको काटा लगा देना है एक बार। काटा क्यों लगवा रहे हो सर? रफ काम किया है, फिर देखेगा बड़ा इंप्रेस होगा कि हाँ लड़का बड़ा इंटेलिजेंट है, रफ काम करके काम कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। काटा क्यों लगाना है आपको? क्योंकि आपको एग्जामिनर का टाइम बचाना है। एग्जामिनर को आपसे प्यार हो जाए कि बोलो जी इस बंदे ने मेरा टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि अगर मुझे ये पढ़ना पड़ता तो मेरा टाइम 5 मिनट का वेस्ट हो जाता, मेरे जो पेपर चेक करने की स्पीड है वो कम हो जाती। आप उसको काटा लगा दो ताकि उसको लगे कि ये काटा है, काम का नहीं है, वो इसको पढ़ेगा ही नहीं और वो आगे बढ़ जाएगा एग्जामिनर। और आपका काम भी हो गया कि आपने रफ का रफ यूज कर लिया और उसको उसका टाइम वेस्ट भी नहीं करा। तो रफ लिख के आप काटा लगा दो और अपना क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे। क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है? आप लिखोगे ऊपर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 29 और इसको हाईलाइट करके बिल्कुल बीच में लिखोगे। आप क्यों लिखोगे बीच में सर? क्योंकि उससे एग्जामिनर का टाइम वेस्ट नहीं होगा, एग्जामिनर आपसे खुश रहेगा और उसको जल्दी जल्दी आपके आंसर टू द पॉइंट मिलेंगे। ये मैं आपको स्टार्टिंग में सिखा रहा हूं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है और किस तरीके से आपको एग्जाम करना है। क्वेश्चन आया आपका पहला पहला ए पॉइंट, उसने बोला पहला ए पॉइंट, तो आप ए पॉइंट का आंसर देंगे। क्या बोला उसने? उसने बोला जी टोटल प्राइस चार्ज बाई अनंत। बहुत सिंपल है। आप लिखोगे टोटल प्राइस चार्ज बाई अनंत। सिंपल सिंपल है। क्या लिखोगे आप? सिंपल सिंपल आप लिखोगे पहला चार्ज बाई अनंत। तो चार्ज में क्या लिखोगे आप? सेल प्राइस 60,000 रुपए प्लस IGST एट द रेट 18%। कैलकुलेट आप एक बार ही करोगे, बार बार नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस के साथ, ताकि आपको लगे हाँ मैंने 1080, ये आपका आ गया प्लस 708, ये लिखोगे आप। अब यहां लिख दोगे प्राइस चार्ज बाई अनंत। सर हमारा नंबर खत्म। बस उसके बाद ज्यादा दिमाग में टेंशन नहीं लेने की, ये कैसे है ये कैसे है, लाइन खींचने टाइम लगा दो जी, यहाँ लाइन खींचो जी, यहाँ लाइन खींचो जी, ऐसे करो, उसको सजाओ, ये करो, सब टाइम वेस्ट। टू द पॉइंट आंसर देना है और निकल जाना है फटाफट। आपको कोई भी क्वेश्चन से मोह नहीं करना, क्योंकि आपको आगे वाले क्वेश्चन बेचारे आपका वेट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हु इज लायबल टू पे। आप बोलोगे जी अनंत एज, क्या है एज, घबरा जाते हैं सर हम, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं क्योंकि हमारा पेपर है ना, पेपर में घबराहट हो जाती है, मुझे भी घबराहट हो रही है। मैं आपको शो कर रहा हूं कि हमें घबराहट कैसे होती है एग्जामिनर होल में। एज सप्लायर विल पे GST। कितना GST पे करेगा सर ये? अब क्या इसने पूछा है हमारे से कितना GST पे करेगा? नहीं, हम अपना दिमाग लगाएंगे, नहीं नहीं बताएंगे हम कितना GST। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, इसने आपसे पूछा ही नहीं कितना GST पे करना है। हम क्या बोलेंगे? सिंपल सिंपल, हाँ हु इज लेबल टू पे? मिस्टर अनंत एज सप्लायर पे GST टू द गवर्नमेंट। सर हम बताएंगे अपना दिमाग कि हमें पता है कितना GST देगा, हम बताएंगे। क्यों बताओगे? पूछा ही नहीं उसने। क्वेश्चन इज ओवर। आपको आगे नहीं जाना। सर ये टेक्निक आपको सिर्फ GST में ही अपनानी है, इनकम टैक्स में नहीं अपनानी। इनकम टैक्स में या GST में कोई भी आपका पेपर हो, टू द पॉइंट बात करनी है। इंस्टीट्यूट आप चेक कैसे करेगा आपका एग्जाम? इंस्टीट्यूट कहेगा जी हाँ मैंने बोला था आपसे, मान लो क्वेश्चन ये आपका 3 नंबर का है। इंस्टीट्यूट कहेगा एक नंबर तो इसका हो गया, एक नंबर इसका हो गया, और एक नंबर आपने IGST सही निकाला है, या आधा नंबर IGST निकालने का। अगर यहाँ पे आप CGST HST कर देते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। तो आधा नंबर इसका हो गया और आधा नंबर किसका हो गया सर? आधा नंबर आपका हो गया आपके ओवरऑल प्रेजेंटेशन का। टोटल आपको 3 में से 3 नंबर एग्जामिनर दे देगा। पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पे सर, हर एक स्टेप का एक मार्क होता है। अगर आप बोलो जी मैंने सी सही निकाला है और यहाँ पे मैं लिख दूं CGST SGST, तो मेरा आंसर तो ठीक आएगा और आप जाके ताले बजाओगे सेंटर के बाहर, सर मेरा क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया हो गया, मेरा एग्जाम
ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बट आपका ये वाला स्टेप गलत था, आपके आधे नंबर कट जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो आपको एग्जामिनर को स्टेप वाइज आंसर देना है, ताकि एक एग्जाम में पूरे के पूरे 3 नंबर आपको इस क्वेश्चन में मिले। चलो जी, ये हमारा हो गया पेज नंबर 9। तो आपको रफ वर्क को करके काट देना है, ताकि आपको एग्जामिनर को ना पड़े, और फेयर वर्क करने में आपको टाइम नहीं लगाना है। जितना एग्जामिनर ने पूछा है उतना ही आपको आंसर देना है, उसके आगे आपको आंसर नहीं देना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। एग्जाम सेंटर में हमें कैसे पढ़ना है मैं आपको ये सिखा रहा हूं। मिस्टर अमित ऑफ करोल बाग, यानी कि दिल्ली का बंदा है, दिल्ली। सप्लाइड यानी कि क्या है, सप्लायर है। वाह भाई वाह, अमित क्या है, सप्लायर है। ये लिख रहा हूं मैं पेंसिल से, एग्जामिनर हॉल में क्या लिख रहा हूँ, पेंसिल से लिख रहा हूं मैं। अमित सप्लायर है, ये 48,000 रुपए गुड्स ने बेचा स्वरूप को, यानी कि मतलब ये कौन है, ये आपका बायर है। लक्ष्मी नगर यानी कि दिल्ली। अमित परचेज, अमित मतलब अमित, अमित ने परचेज गुड्स करे हैं 27, ये गुड्स परचेज करे हैं 47,200 के। सर ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, इसका मतलब इसका जीएसटी के बिना अमाउंट कितना है ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल मैथ से 118%। ये आपका हो गया विदाउट टैक्सेबल निकालना है हमारे को, तो हम तो डिवाइड कर देंगे, तो 40,000 रुपए हो गई आपकी परचेज प्राइस, और इसके ऊपर आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करा है कितना कितना, 40,000 पे 9%, ये आपने 3600 रुपए, और 3600 रुपए ये आपने पे करा हुआ है परचेज पे। ये आपका क्या हो गया, इनपुट, इनपुट टैक्स हो गया, जो आपने पे करा हुआ है टैक्स पे। ये मैंने रफ रफ काम कर रहा हूं मैं, ये काम कर रहा हूं मैंने आंसर शीट पे। मैंने कहा जी मेरी परचेज कॉस्ट, अमित यहाँ पे सप्लायर है, स्वरूप यहाँ पे परचेजर है, अमित ने जो गुड्स खरीदा है उसके अंदर हमने ये जीएसटी पे करा हुआ है गवर्नमेंट को। कह रहा जी एंड मिस्टर अनंत, या अनंत काट दो, अमित लिख दो। कह रहा है फ्रॉम मिस्टर अनंत, या अमित, सॉरी अनंत काट के लिख दो यहाँ पे स्वरूप, स्वरूप से खरीदा हमने, हु इज ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली। एंड उसके बाद क्या कह रहा है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, दिल्ली, दोनों दिल्ली के हैं, तो क्या लगेगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो क्या लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी। इस बात का 1 नंबर होगा, मतलब इस बात का आधा नंबर होगा कि आप सही टैक्स कैलकुलेट करो, सीजीएसटी एसजीएसटी। अब कह रहा है जी हु टोटल प्राइस चार्ज बाय अमित, अमित ने कितना प्राइस चार्ज करना है, सिंपल सिंपल है। अमित की सेल क्या होगी, अमित की सेल निकालनी पड़ेगी 48,000। अब यहाँ बच्चे गलती करेगा, बच्चा क्या ले लेगा, यहाँ पे 40,000 रुपए ले लेगा, क्योंकि हमने क्या करा है, अमित की परचेज चेक नहीं करनी, अमित की सेल चेक करनी है। तो अमित के 48,000 रुपए ये विदाउट जीएसटी है सर, क्या ये विदाउट जीएसटी है 48,000 रुपए जो उसने चार्ज करे हैं, ये जो जो सेल कर रहा है क्या है, विदाउट जीएसटी है। तो हम क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे सीजीएसटी एसजीएसटी, कितना कितना परसेंट, 9% तो हम लगाएंगे 48,000 का 9%, 48,000 का 9%, ये लगाएंगे 4320। सर इसका भी लगाएंगे अलग से कैलकुलेटर की, सेम होता है तो हम दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोबारा कैलकुलेट करने में, दोनों का सेम होता है। तो हम अब टोटल लगाएंगे 48,000 प्लस 4320 प्लस 4320, ये आ गया आपका। तो ये आपका पहला आंसर आ गया, प्राइस चार्ज बाय अमित टू स्वरूप। उसके बाद हु इज लायबल टू पे, हमें याद है कौन पे करेगा, अमित पे करेगा, क्योंकि अमित को सप्लायर जीएसटी पे करना है। पहले वाले का आंसर कितना है, 56640। और अब आ गया नेट लायबिलिटी ऑफ जीएसटी। लास्ट वाले क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, आपने बोला हम आंसर देंगे, पूछा नहीं तो हमने दिया नहीं, अब हम इसका आंसर देंगे कि हमें जीएसटी कितना देना है। हमारा सिंपल सिंपल आंसर है, ये हम रफ में काम कर रहे हैं, ये हमारा आउटपुट टैक्स है, क्या है हमारा आउटपुट टैक्स, और ये हमारा इनपुट टैक्स है। तो हम आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस कर दे, तो हमारा आ जाएगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, क्योंकि जीएसटी में हमें हर चीज का इनपुट टैक्स मिलता है। तो अगर मैं लेस कर दूं दोनों का, सेंटर का और स्टेट का, तो 4320, 43
20 -3600 अगर मैं लेस कर दूं तो हमारा आ जाएगा नेट जीएसटी पेबल। तो बड़ा सिंपल तरीके से करना है, एक को करना है दूसरे को अपने पास जाएगा, क्योंकि दोनों का आंसर सेम होगा। 4320 माइनस 3600, इसका आंसर सेम होगा। दोबारा नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो ये हमारा आंसर है नेट जीएसटी। तो जितना हमसे पूछा गया है उतना हमने टू द पॉइंट, ये हमने काम रफ में कर लिया, फटाफट हम इसको फेयर में कर देंगे। तो बहुत ही आंसर हमें बड़ा ही तरीके से देना है। ओके फ्रेंड्स, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट आज के लिए। लास्ट कंसेप्ट, ओरिजिन ऑफ जीएसटी, जो कि हमारे इस चैप्टर का पार्ट है। ओरिजिन ऑफ जीएसटी, जीएसटी की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं, इसकी हिस्ट्री कैसे है। हालांकि आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम उसको पढ़ते हैं कि हमारी जीएसटी की हिस्ट्री कैसे है। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे देश के, उनके माइंड में एक आइडिया आया कि वैट सिस्टम या सेल टैक्स सिस्टम या एक्साइज, बहुत सारे टैक्स का सिस्टम हटाना चाहिए हमारे को, और हमारे को एक नया टैक्स लाना चाहिए देश में, जीएसटी। उन्होंने एक कमेटी का गठन किया, केलकर कमेटी, जिसका चेयरपर्सन थे विजय केलकर। और विजय केलकर जो थे वो बाय प्रोफेशन वैसे तो इंजीनियर थे, बट वैसे उन्होंने कैलिफोर्निया से इकोनॉमिक्स थे, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से उन्होंने इकोनॉमिक्स की हुई थी। तो उनको चेयरमैन बनाया गया इस कमेटी का, और उस कमेटी के अंदर 2004 में केलकर कमेटी ने अपनी केलकर टास्क फोर्स ने अपनी रिकमेंडेशन दी और कुछ प्रॉब्लम भी बताई। किसको? अटल बिहारी वाजपेयी। प्रॉब्लम क्या बताई कि इन्होंने बताया जी हमारे देश में पहला तो बहुत सारे पेंडिंग कोर्ट केस चल रहे हैं, एक्साइज के, वैट के, सर्विस, अलग अलग तरह के सेल टैक्स के। तो उन पेंडिंग कोर्ट केस को हमें खत्म करना पड़ेगा, तभी हम जीएसटी सही मायने में ला पाएंगे। पहली बात उन्होंने बोला, एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी जीएसटी लाने के लिए कि हमारे को स्टेट और सेंटर को साथ में लेना पड़ेगा, और हमें ग्रैंड लेवल की बार्गेनिंग करनी पड़ेगी बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। और उन्होंने प्रपोजल दिया कि हम चाहते हैं कि हम नेशनल लेवल का जीएसटी लेकर आए। ये उन्होंने प्रपोज किया, प्रपोजल उन्होंने ये दिया कि हम नेशनल लेवल का जीएसटी लेकर आए, वन नेशन वन टैक्स। 2004 में बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार गिर गई, और उसके बाद आई हमारे देश में कांग्रेस की गवर्नमेंट। और कांग्रेस की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम साहब। पी चिदम्बरम साहब ने अपनी फाइनेंस बजट स्पीच में एक स्टेटमेंट दी कि हम जीएसटी लाने वाले हैं, हम जीएसटी लाना चाहते हैं 2010 में, और ये जीएसटी हम लाएंगे वही नेशनल लेवल का जीएसटी हम लेकर आएंगे। ये उन्होंने अपनी बजट स्पीच में बोला। जैसे ही इन्होंने, उसके बाद इनकी गवर्नमेंट भी गिर गई, और 2014 में आई हमारे पास कौन सी गवर्नमेंट? मोदी गवर्नमेंट, या फिर हम कहेंगे बीजेपी गवर्नमेंट। बीजेपी गवर्नमेंट पिक्चर में आई, मोदी जी और हमारे चाणक्य जी। कौन चाणक्य? अमित शाह जी। बोला कि 2 बार हम फेल हो गए हैं जीएसटी लाने में, 2 बार हम फेल हो गए हैं। हमने दोनों बार क्या कहा? नेशनल लेवल का जीएसटी, नेशनल लेवल का जीएसटी। इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया बीजेपी सरकार ने, बोला नेशनल लेवल का जीएसटी इंडिया में लाना आसान काम नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट नहीं मानने वाली। स्टेट गवर्नमेंट के जो मुख्यमंत्री हैं वो नहीं मानने वाले। तो गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल रखा 2014 में कि हम नेशनल लेवल के जीएसटी को ड्रॉप करते हैं, और हम लेके आते हैं ड्यूअल जीएसटी। क्या लेके आते हैं? ड्यूअल जीएसटी। इसके अंदर हम लगाएंगे सीजीएसटी, जीएसटी एंड एसटी।
जब जीएसटी लॉ नया नया आया तो कुछ लोगों ने बिल देखा और बिल देखने के बाद उन्होंने बोला कि सर यहाँ तो दो टैक्स लगे हुए हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी, पर गवर्नमेंट तो बोलती है वन नेशन वन टैक्स। और लोगों ने लड़ाई भी करी आपस में काफी लोगों से कि आपने डबल टैक्स क्यों लगाया। बाद में लोगों ने समझाया सर ये टैक्स तो एक ही है, टैक्स तो ये जीएसटी है, बट हमने टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इनवॉइस लेवल पर, हमने इनवॉइस लेवल पे टैक्स को बांट दिया है। ये टैक्स जाएगा सेंटर को और ये टैक्स जाएगा स्टेट को या यूटी को। तो एसजीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी दो टैक्स लगा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ड्यूअल जीएसटी। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि ड्यूअल जीएसटी क्या होता है। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने 2014 में बोला कि हम जीएसटी लेके आएंगे, तो 2017 से हमारे देश में कौन सा टैक्स आ गया, जीएसटी लॉ आया। और जब जीएसटी लॉ आया तो ऐसे लिखा हुआ था जीएसटी लॉ इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। ऐसा क्यों लिखा हुआ था, हमारे यहाँ पे एक आर्टिकल है आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 था अब नहीं है। कोई बोलता था कि अगर आपको जम्मू कश्मीर में कोई टैक्स लेके आना है या कोई मैटर करना है डेली, तो पहले आपको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी और उस स्टेट गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा उस स्टेट में टैक्स लाने के लिए। तो आर्टिकल 360 की वजह से, आर्टिकल 360 की वजह से हम जम्मू कश्मीर में 1 जुलाई को टैक्स नहीं ला पाए। बाद में मोदी जी ने महबूबा जी को समझाया और महबूबा जी मान गई। और महबूबा जी कौन, मुफ्ती महबूबा, जो हमारे जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, वो मान गई और उन्होंने 8 जुलाई को डिक्लेयर कर दिया कि हम भी, क्योंकि हमें शर्म आ रही है पूरे देश में जीएसटी आ चुका है, तो हम भी जीएसटी लागू कर रहे हैं। तो 8 जुलाई से पूरे इंडिया में ऑल स्टेट्स, ऑल यूटी, सारी के सारी 8 जुलाई से पूरे देश में जीएसटी लग गया। थोड़ा सा बैकग्राउंड है आपका जीएसटी के लॉ के बारे में कि जीएसटी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे कैसे जीएसटी आया। तो वैसे आपके कोर्स के लिए इतना रेलेवेंट नहीं, बट हाँ कहीं भी इंस्टीट्यूट कहीं से भी क्वेश्चन उठा के आपको एमसीक्यू में दे सकता है, तो आपको नॉलेज होनी जरूरी थी। तो आज हम इतना ही रखते हैं, हमारा लेक्चर 1 और 2 कंप्लीट हो गया जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन करा है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि हमने क्या क्या कवर किया है चैप्टर में। स्टार्टिंग से चलते हैं, कवर करते हैं। मैं आपको मार्क करा देता हूँ क्या क्या हमने कवर कर लिया है और क्या हमें तो हमारा छूट गया है उसको हम कैसे कवर करेंगे, क्योंकि मैं कोई भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूँ आपकी। जो चीज मॉड्यूल में दी है हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये आर्टिकल हमने सारे कवर कर लिए हैं। टैक्स क्या है ये हमने कवर कर लिया है। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स ये हमने कवर कर लिया है, पढ़ लिया क्लास में। उसके बाद इनके डिफरेंस आप पढ़ लोगे, बड़े सिंपल हैं। ये हमारा है ओरिजिन, ये हमारा जीएसटी लॉ कैसे कैसे आया। उसके बाद हमारा वैल्यू एडेड टैक्स का सिस्टम हमने पढ़ लिया है। ठीक है जी। जीएसटी की नीड क्या है ये आप पढ़ लोगे, आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा बड़े आसानी से। और जीएसटी एक ड्यूअल टैक्स है, ये अभी हमने पढ़ लिया है। जीएसटी के अंदर कॉमन पोर्टल क्या होता है इसके बारे में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपना जब हम करेंगे अपने रिटर्न वाला चैप्टर। तो आप नोट कर लो यहाँ पे, इसको करेंगे हम कहाँ करेंगे, जब करेंगे हम अपना रिटर्न वाला चैप्टर, तो वहां पे इसको हम कवर करके चलेंगे। उसके बाद इसको भी हम कवर करेंगे अपने रिटर्न वाले चैप्टर में। तो आप नोट कर लो, रिटर्न वाले चैप्टर में कवर करेंगे इसको। उसके बाद इसको भी हम कवर करेंगे अपने रिटर्न वाले चैप्टर में, क्योंकि मैंने आपको ये नहीं करा कि क्लास में खत्म करने के लिए फटाफट में करा दूंगा आपको, क्योंकि आई विल गिव यू कंसेप्ट क्लैरिटी, ताकि आपको कुछ भी रट्टाफिकेशन ना करना पड़े। रट्टाफिकेशन ना करना पड़े भाई, याद आपको रहेगा कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ। तो ये हम करेंगे अपने रिटर्न वाले चैप्टर में। ये हम कर चुके हैं। कौन कौन से टैक्स हमारे सब्स्यूम हो गए हैं जीएसटी लॉ में, तो ये आप सिंपल कर चुके हो लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 के अंदर। बेनिफिट क्या है ये आप पढ़ लोगे, सब सिंपल थ्योरी है। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हम सारे कर लिए हमने, और लास्ट में जीएसटी काउंसिल हमने पढ़ लिया है। और ये आपका कोर्स का पार्ट नहीं है, इसको आप एक सिंपल रीडिंग लगा लेना। तो ये आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है विद ऑल रिस्पेक्ट। 2-3 टॉपिक छोड़ दिए मैंने जो कि हम रिटर्न वाले चैप्टर में करेंगे और अच्छे से करेंगे। तो ये हमारा आज का अभी तक का लेक्चर खत्म हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। कोई आप पे डाउट है, कोई परेशानी है, कोई क्वेरी है तो आप
पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू, एंजॉय योर लेक्चर, और प्लीज अच्छे से रिवाइज करके आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।